हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस बच्चों। तो आज आपका लेक्चर नंबर 5 आ चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। बच्चों अभी तक कैपेसिटेंस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, पूरा का पूरा अलग चैप्टर है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, लेकिन पूरा का पूरा अलग कंसेप्ट, अलग चैप्टर, सब कुछ डिफरेंट वे में चलेगा। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो थोड़ा डिफरेंट चीज है, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब तो सब समझ ही गए होंगे कि ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम हो। एंड फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की आज बात करने वाले हैं। इन दो टॉपिक्स पे हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा एंड न्यूमेरिकल्स भी हम करते चलेंगे साथ साथ में, जहां भी इंपॉर्टेंट लगेगा, प्लस कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक, चलो भाई, तो आज टॉपिक्स क्या क्या थे जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, देख सकते हैं आप बोर्ड पर। इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं बेटा, यू से डिनोट करते हैं, इसकी भी बात हम करने वाले हैं। एंड फिर सब न्यूमेरिकल्स जो कि आते रहेंगे बीच बीच में और मैं कराता रहूंगा आपको। ठीक, चल ना ज्यादा देर करके अपन स्टार्ट करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, काफी बच्चों को नाम देख के ही पता लग गया होगा कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो चलो पहले डेफिनेशन लिख लें। सरफेस इज, इक्विपोटेंशियल सरफेस या एक सरफेस की बताए, सरफेस विच हैज सेम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सरफेस के किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, उस पूरी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो मेरे पास कोई सरफेस है गिवन, मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, 3D सरफेस बनाई है, ऐसी है तो 2D बट 3D मान लो, है ना, ये मेरी एक सरफेस है। तो मान लीजिए अगर मेरा चार्ज या कोई भी चीज है, मान लो इस सरफेस का पोटेंशियल, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है तो आगे भी पोटेंशियल VA ही होगा, पूरी सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा इसमें। ठीक है, ये चीज वो बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ऐसे आपको ज्यादा फील नहीं आएगा। और ये बनती क्यों है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आती कैसे हैं, तो आप लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो बेटा, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज को फील किया जाता है। चलो सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं बेटा, पॉइंट चार्ज, किसकी, पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। देखो, फॉर अ पॉइंट चार्ज की अगर मैं बात करूं, तो चार्ज ले लेते हैं अपन एक पॉजिटिव का, ठीक है, कौन सा, प्लस क्यू ले लेते हैं। चलो ठीक, चलो प्लस क्यू की वजह से हम थोड़ा फील्ड्स बनाए, बहुत बढ़िया, ये है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से थोड़ी फील्ड्स बनाए। चलो फील्ड बनाने से पहले आपसे एक चीज पूछूं, इसका एंड पॉइंट कहां पर होगा, कोई ना कोई यहां पर ऐसे एक फील्ड की वजह से एक इनफाइनाइट तक फील्ड जा रही होगी, राइट, तो कुछ ऐसे इसकी फील्ड लाइन होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, मान लो किसी डिस्टेंस r पे मैंने ये एक सरफेस बनाया है, जो कि है हमारा सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये किसी डिस्टेंस r की वजह से है, किसी पॉइंट चार्ज q से। ठीक है, मान लो इसकी डिस्टेंस है r, स्मॉल r, राइट। तो मुझे अगर एक चीज बताना बेटा, ये जो सरफेस बनाई है मैंने, इस चार्ज के अराउंड जो सरफेस बनाई है, स्फेरिकल शेल जो बनाई होगी मैंने, अगर मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, मानो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो इस टाइम पे लगने वाला, अगर मानो मैं कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेके आ रहा हूं, मान लो टेस्ट चार्ज यहां पर लेके आ रहा हूं Q0, ठीक है, तो इस Q0 पे फोर्स कहां लगेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला धक्का देगा, बिल्कुल देगा। किस डायरेक्शन में देगा, आप कहोगे सर ये धक्का इसको इस डायरेक्शन में देगा, बिल्कुल। कैसे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, बिल्कुल ठीक, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से फोर्स सेम लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है हर जगह पे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम कैसे है? अच्छा मुझे बताओ, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने रिलेशन देखा था, क्या होता है सर, dv इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, मैंने तो यही दिखाया था और यही सिखाया है, बिल्कुल। आप मुझे ये बताओ, इस पॉइंट पे अगर Q0 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इस पॉइंट पे, सर कुछ ना कुछ इस चार्ज की वजह से आ रही होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, इधर, बहुत बढ़िया, इधर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला, E डॉट dr मतलब कितने डिस्टेंस पे आपने, E dr। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते थे, किसी भी पॉइंट पर आपको पता ही है क्या निकलता था, पोटेंशियल जो आता था मेरा Q अपॉन R आता था। इस केस में जो चार्ज है वो मेरा प्लस का स्मॉल q है अपॉन R, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकल के आ जाता था। टेस्ट चार्ज जो अपन लेके आते थे उससे हमें फील आता था, ठीक है, अभी के लिए टेस्ट चार्ज हटा दो।
चलो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकल के आएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई थी, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आता था बेटा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल KQ/R आता था। चलो, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता लगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E थी, राइट, फिर आपने क्या किया, आपने दूसरी जगह देखा, आपने दूसरी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानने की कोशिश करी इस ही सरफेस पर, सर्कुलर सरफेस पर, है ना, स्फेरिकल सरफेस पर। तो आपने क्या कहा, चलो सर इस पॉइंट का बताओ मेरे को पोटेंशियल, उसको छोड़ो सर आप इस पॉइंट का बताओ। तो मैं क्या कहूंगा, अभी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, अरे आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस कितना चला है, आर डिस्टेंस, डी आर, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इधर थी, समझ आया। तो कितना लगेगा, सेम आ जाएगा सर, क्यों, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R²। अरे चार्ज वही है, डिस्टेंस भी इस पॉइंट का इससे अभी भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदला नहीं बदला, dr वेक्टर बदला नहीं बदला। आप कितनी दूर देख रहे हो, r डिस्टेंस पे, तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल बदलेगा, नहीं। इस पूरी स्फेरिकल सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, KQ/R। इस पॉइंट की बात करोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो कि अभी भी E लगेगी, सेम। इस पॉइंट की बात करोगे तो यहां भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेगी, और डिस्टेंस अभी भी आ रहा है उस पॉइंट का चार्ज से, तो कितना आएगा, KQ/R एवरी टाइम। ये पूरी सरफेस क्या होगी बेटा, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो फॉर अ पॉइंट चार्ज अगर मेरे से कोई बोले, तो फॉर अ पॉइंट चार्ज अगर बोला जाए, मान लो प्लस Q का चार्ज है और बोला गया इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस बनाओ, तो आप क्या करोगे, उसके सर्कुलर अराउंड जो भी बनाओगे वो उसकी इक्यू पोटेंशियल सरफेस होगी। मान लो एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस मैंने ये बना दी, है ना, तो ये दोनों सरफेसेस इक्यू पोटेंशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो ये सरफेस मेरा A है और ये सरफेस B है, दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, लेकिन A सरफेस पे पूरी जगह पोटेंशियल सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव का चार्ज है, चार्ज जितनी पास होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, तो यहां पर मान लो 20 पोटेंशियल है, या मान लो 200 है यहां पर पोटेंशियल, 200, और यहां पर पोटेंशियल मान लो कितना बचेगा, 100 मान लो, है ना। तो देखो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन A वाली सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। समझ आया, समझ आई चीज इक्यू पोटेंशियल वाली, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन में नॉर्मली फील करना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, किस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब E मेरा कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है E की वैल्यू, डायरेक्शन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हर जगह बराबर है, हर जगह बराबर है, हर जगह बराबर है, राइट। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया बेटा, रेफरेंस पॉइंट मान लो ये है मेरा, ये रेफरेंस पॉइंट दे दिया, y = 0 दे दिया, ठीक है, y = 0 वाली ये लाइन है, क्योंकि x एक्सिस वाली लाइन है, ये x एक्सिस है, ठीक। अब मेरे से क्या पूछा गया है, इस पे इक्यू पोटेंशियल सरफेस बताओ, इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहां कहां बन सकती है, बेटा कहीं भी बन सकती है इक्यू पोटेंशियल सरफेस तो। अच्छा आप बताना, क्या मैंने ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस गलत बनाई, देखिए जरा, क्या ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। पूछो क्यों, सर आपने जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस बनाई है, इस पूरी सरफेस के हर पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। कैसे है कांस्टेंट डिस्टेंस, देखो जरा अपनी आंखों से, इस सरफेस की यहां तक डिस्टेंस मान लो कुछ होगी, मान लो 5 मीटर है, तो 5 मीटर, देखो अभी भी इसकी 5 मीटर है। अरे मैंने एक पैरेलल प्लेन काट दिया ऐसा, वाई एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे मैंने एक पैरेलल प्लेन ले लिया है, समझ में आया, एक्स एक्सिस से पैरेलल प्लेन है ये, राइट। तो यहां पर हर पॉइंट की इस प्लेन पर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारी एवरी टाइम कांस्टेंट है, ई, हर जगह पे ई लग रही है, ये भी ई, ये भी ई, ये भी ई, तो हर जगह ई डॉट डी आर क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ आई सबको सारी बात,
बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आना बहुत ज्यादा देखा गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्वेश्चन आता है एंड प्रॉपर्टी बेस्ड आ सकता है, तो इस पे ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, ये क्या है मेरा पहला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी जीरो। ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, ऑलवेज बी जीरो। कैसे? अरे मुझे एक चीज बताओ बेटा, चलो पॉइंट चार्ज की वजह से बताओ। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो कुछ ऐसी सर्कुलर बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बहुत बढ़िया। मतलब अगर मैं एक पॉइंट ए ये ले लूं, एक पॉइंट बी ये ले लूं, एक पॉइंट सी ये ले लूं, तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी, ये सबको पता है, एंड विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी। क्यों? पोटेंशियल तो हर जगह सेम ही आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, देखो ये डिस्टेंस भी आर पर है, ये डिस्टेंस भी आर पर है, ये डिस्टेंस भी आर पर है ना, तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। अब सब जगह पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का क्या आएगा? जीरो नहीं आएगा। मुझे बताओ, अगर मेरे से पूछे बताओ वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, जब दोनों ही सेम है तो जीरो नहीं आएगा। कोई पूछे वी बी माइनस वी सी कितना आएगा, तो ये भी जीरो आएगा सर। वी सी माइनस वी ए कितना आएगा, वो भी जीरो आएगा सर, क्योंकि सर हर जगह का पोटेंशियल सेम है। अरे वैल्यू सेम है, मान लो 5 5 5, तो 5 माइनस 5 जीरो ही होगा ना, बिल्कुल। या फिर आप इसको ऐसे भी देख लो कि मान लो कोई एक सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, उसका पोटेंशियल बताया गया है। मान लो ये मेरी एक सरफेस है, राइट, और इस सरफेस के ऊपर मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है वी ए और एक पॉइंट दिया हुआ है वी बी। देन आपसे पूछा गया, और ये सरफेस कैसी है, इक्यू पोटेंशियल। कभी कभी क्वेश्चन में बोल के बताएगा, बोलेगा ये सरफेस है इक्यू पोटेंशियल, समझ जाओ इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, मतलब वी ए की जो वैल्यू होगी वही वी बी की वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी क्या आएगा, जीरो, और वी बी में से भी माइनस करोगे वी ए को, वो भी जीरो आने वाला है। बोलो समझ आया, क्लियर हुई सबको चीज? बहुत बढ़िया। चलो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब अभी आपको चार्ज को मूव कराने में काम करना पड़ता था। अरे मेरी बात समझो, एक चार्ज ये है मान लो और एक चार्ज ये है, यहां से यहां लाते थे तो आपको काम करना पड़ता था। वही चीज वो कह रहा है, अगर आप एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है, मतलब ताकत सेम है, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी काम, कैसा भी काम आपको नहीं करना पड़ेगा। बोलो ये चीज क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलो इस चीज को देखते हैं, ऐसा क्यों बोला गया कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? किसी के पास जवाब है? किसी के पास जवाब है? मैं जवाब दे देता हूं। मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि मान लो एक सरफेस है और इस सरफेस को उसने बोल दिया है ये सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब अगर मैं दो पॉइंट्स की बात करूं, एक ये मेरा नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल। मान लो एक पॉइंट ए है, इसको थोड़ा बड़ा बना दें, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर डायरेक्शन, ओके, ये पॉइंट इधर आ गया, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। चलो इस चीज को समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बेटा दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया। ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। मान लो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट बी ये है। मैंने एक चार्ज रखा बच्चों, प्लस क्यू चार्ज रखा इस सरफेस पे ए पॉइंट पे, एंड मैं क्या चाहता हूं, इसको डिस्प्लेस करना चाहता हूं यहां से बी तक, जिसका डिस्टेंस आर है बीच में। तो इनका कहना है कि इस पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बात भी सही है। अब बात कैसे सही बोल रहे हो सर आप? मैं बताता हूं बच्चों। सबने एक चीज बताई थी, ये चीज पता है सबको, पोटेंशियल वी फाइनल, मतलब मान लो बी पॉइंट पे मैं जाना है, माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी होल अपॉन उस चार्ज का उस पर डिवाइड मार दो, वो पोटेंशियल उसका आता था।
बोलो पता है सबको, जिस चार्ज को मूव करा रहे हो। बहुत बढ़िया। ये है इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब पोटेंशियल एट बी और ए दोनों बराबर होंगे। अरे पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, तो क्या यहां से इसको इधर रखूंगा तो और ये जीरो नहीं आ जाएगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम मूविंग अ चार्ज ए टू बी विल बी जीरो। एंड याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको एक चीज बताई थी, ए से बी जाओ या बी से ए आओ, ए से बी जाओ या बी से ए आओ, वर्क डन सेम रहेगा, बस साइन का अंतर आ जाएगा। क्योंकि फोर्स कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या बोला था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉइंट कौन सा हमारा? दूसरा है शायद। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन मेरा साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। तो आप ए से बी जाओ या बी से सी जाओ, ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, दोनों का सम जीरो होगा। अरे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए से बी प्लस वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू जीरो। अरे क्यों? आप पहले मान लो ए से बी गए, फिर बी से ए भी आ गए, साइक्लिक प्रोसेस हो गई, दोनों का जो सम करोगे वो जीरो होना चाहिए। तो इसकी वजह से मतलब क्या हो गया? वर्क डन फ्रॉम ए से बी। अब चलो ए से बी आप जाओगे तो वर्क डन कौन करेगा? आप ही तो करोगे, है ना। और यही शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता था हमारा एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो वो कहानी तो अलग हो गई। इस सरफेस पे जब पोटेंशियली सेम है तो वर्क डन तो आपको करना ही नहीं है। जब एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं कर रहा है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कोई काम नहीं करेगा। बोलो क्लियर ये चीज? बिल्कुल। तो आपको कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां पर आपको चार्ज को मूव कराने के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और बताओ, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो इस पॉइंट को मैं अभी आके बताता हूं, पहले इस पॉइंट को देखो। इसको बोलेंगे पॉइंट नंबर 3 बोल देते हैं, क्योंकि जरूरी है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों बोला गया, कोई बताना चाहेगा? मतलब उनका कहना है कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। अच्छा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वहां से कोई भी एक चीज बन रही है दिमाग में जो आ सकता है आपको कहने में, कुछ भी आ रहा हो। चलो बताते हैं। मान लो ये सरफेस है, ठीक है। मतलब अगर ये पॉइंट है ए और एक पॉइंट मान लो बी, वो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल वी हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर आपको कोई काम करना पड़ता है शिफ्ट करने के लिए? अभी मैंने आपको बताया कोई भी काम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता ना। क्यों? अरे सर अभी आपने बताया कि पोटेंशियल एट बी पॉइंट तक अगर मेरे को किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ता है, किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना पड़ता है, मान लो यहाँ चार्ज मैंने प्लस क्यू दे दिया, तो ए से बी तक जाने के लिए डिस्टेंस अगर आर है तो मैं क्या बोलूँगा कि सर बी फाइनल वी बी अपॉन माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, उसको डिवाइड कर देते थे क्यू से। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कोई वर्क करना नहीं पड़ता अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस VV is equals to VA. That means work done by external agent is equals to 0. अरे VV माइनस VA की जगह VV रख दो, 0 हो जाएगा। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0, मतलब कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनना बेटा, इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं अपॉन क्यू नॉट, अगर क्यू भी कर दूं तो ये पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है। फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, dr वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट क्या होता है? अरे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर इंटू ई वेक्टर होता है। तो ई वेक्टर को लिख सकता हूं एफ वेक्टर अपॉन क्यू, मतलब ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर शुड बी 0, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हो उन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आना चाहिए,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया? इस डायरेक्शन में। देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट सर इस डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, ये तो मेरे को पता है। अरे पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब मैग्नीट्यूड है, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा उस पर सब डिपेंड करेगा। मुझे बताओ दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है? अगर इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विड बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, और आर वेक्टर कहाँ है? हमारे प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा। बोलो समझ आई चीज? सबको क्लियर हो गई होगी ये चीज, एकदम बढ़िया मस्केदार मस्त तरीके से। ठीक, चलो फिर इस पॉइंट पर आएंगे, फोर्थ पॉइंट पर आएंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से समझाना था, इसलिए मैंने उस पॉइंट को पहले बताया। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो इलेक्ट्रिक लाइन, किसी भी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती थी, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। समझ में आया? वही चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी शायद, या सेकंड में, वो भी किसका? पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलो इस चीज को समझते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है, एक सरफेस ये है मेरा, क्योंकि मान लेते हैं अगर कर गए, अगर नहीं और गलत आता है आंसर तो मतलब अपन सही थे। समझ आया? ये मेरी एक सरफेस हो गई, समझ आया? और ये सरफेस को मैं ऐसे बोल देता हूं, ठीक, दिखेगी आपको अच्छे से। ये मेरी सरफेस हो गई। दूसरी सरफेस मैं ब्लू से बना देता हूं बेटा। दूसरी सरफेस ब्लू से कैसे बनाऊं? कुछ इस टाइप से। ठीक, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अब? ठीक, तो ब्लू सरफेस और व्हाइट वाली सरफेस दो आपको दिख रही हो, दोनों इंटरसेक्ट कर गई मान लो। तो मुझे एक चीज बताना बेटा, मुझे एक चीज बताना, मतलब मान लो ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अरे कहीं ना कहीं मान लो एक प्लेन ये था मेरा, ये वाला जमीन वाला, और एक प्लेन में ऐसे लेके आया खड़ा वाला, तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट कर गई होंगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताना, ये जो प्लेन है व्हाइट वाला जो जमीन पर लेटा हुआ है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? ध्यान से बताना सर, उसकी वजह से परपेंडिकुलर होगी। कहीं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूं अगर, तो परपेंडिकुलर होगी सर इस जगह कहीं। सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू ए। मान लो ये वाली ए है और ये वाला बी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं ये इस वाले की बात करूं, ब्लू वाले की, जो पैरेलल टू एक्स एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जो प्लेन बना हुआ है, उसकी अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगी। तो मतलब किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, ई बी वाली सरफेस की वजह से। मतलब एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। ये चीज समझ आई सबको? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, 4-5 पॉइंट से अपने मन में क्लियर रखना। इक्विपोटेंशियल मतलब हर जगह सरफेस पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो मतलब डिफरेंस जीरो ही होना है। ठीक है, कोई काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? हमेशा उस सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम है। तो जब एक बार आप उस सरफेस पे आ गए हो, तब उस सरफेस पे चलने पे आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, राइट? अब जब काम ही नहीं करना पड़ रहा है तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहां आप कर रहे हो उसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कब? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से, एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो समझ आया? क्लियर सबको? बढ़िया। अब आ गया हमारा थोड़ा मजेदार कंसेप्ट बेटा, जिसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी। अब है तो ये बात क्लास 11th की, जहां पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम, मतलब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहां आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझाई गई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, राइट? पोटेंशियल एनर्जी। चलो मुझे एक चीज बताओ बेसिकली, कि अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है मेरे पास, तो इसकी वजह से किसी डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी?
सबको पता है सर E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और मैं बोलूँ सेम प्लस क्यू चार्ज है, किसी डिस्टेंस r पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। क्या फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं पूछूं यही सेम चीज कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट चार्ज की क्या होगी किसी डिस्टेंस r पर, तो आप क्या बोलोगे सर? नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? कि किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। कोई अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो वो भी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्या पता मेरी पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरे अंदर। बेटा जो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हमेशा हम चेंज की बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी हमारी 0 है, तो अब मैंने जितना भी काम किया वो मेरी दूसरे में एनर्जी में स्टोर हो गया, तो समथिंग जो वैल्यू आएगी -0 तब आप करते हो। नहीं तो हमेशा चेंज मतलब आपकी फाइनल कितनी है और पहले कितनी थी, ये आपको हमेशा निकालनी पड़ेगी। यही चीज चेंज की हम हमेशा बात करेंगे, क्योंकि किसी भी सिंगल चीज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। अरे मुझे एक चीज बताओ, क्या इस पेन को अगर मैं यहां रख दूं अपने हाथ पर ऐसे, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है? चलो जमीन पर रख देता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 है? आप कहोगे सर रेस्ट पर है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। अरे बाप रे, इसको बनाने में भी तो कोई एनर्जी लगी होगी। इसकी खुद की ताकत को क्या क्या अंदाजा है? हमको नहीं बता सकते। आप मेरी ताकत बता सकते हो कितनी ताकत है मेरे अंदर? नहीं बता सकते, राइट। तो इसी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी फिजिक्स में डिफाइंड है। तो हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो सिंगल चार्ज की वजह से नहीं बताएंगे। सिंगल चार्ज की वजह से तो हम बता ही नहीं सकते, तो हम कैसे बताएंगे? सर हम बताएंगे पेयर ऑफ चार्जेस की वजह से। 2 और मोर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे, सिंगल चार्जेस की तो बात करेंगे ही नहीं। और निकाली कैसे जाती है? पेयर्स में निकाली जाती है। समझ में आया? और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल क्या होता है? यू। अब क्वेश्चंस में तो आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बताते हैं तो एक वैल्यू निकल के आ जाती है ना। इनिशियल एनर्जी या तो वो गिवन करेगा या हम 0 मानेंगे। चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि निकाली कैसे जाती है। आ जाओ भाई। तो हम किसके लिए निकालते हैं? चार्जेस के लिए, 2 चार्जेस के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो हम सिस्टम की निकालते हैं, मतलब पहले सिस्टम के पास क्या एनर्जी थी और बाद में सिस्टम के पास क्या एनर्जी बची, राइट। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। चलो मान लो मैंने 2 पॉजिटिव चार्ज लिए, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता रहा हूं फॉर 2 चार्जेस, ठीक। चलो पहले तो कंसेप्ट बताते हैं, फिर निकलेगा कैसे वो भी बता देंगे, ठीक है। 2 चार्जेस की बात कर सकते हैं हम, सिंगल चार्ज की तो हम बात कर ही नहीं सकते, तो उस चीज को तो मैंने ऑलरेडी मना कर दिया आपको, ठीक। चलो तो अपन निकालेंगे कैसे? हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पूछेंगे। मान लो इनिशियली चार्ज मेरे कहीं यहां रखे थे, देखना ये पॉजिटिव चार्ज मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान लो +Q था एंड एक चार्ज और है +Q। चलो ये Q2 मान लो, ये Q1 मान लो, ठीक है। Q2 मान लो और Q1 मान लो, ये Q1 और Q2 चार्ज रखे हैं, कोई बात नहीं। ये इनकी क्या बोलूंगा? इनिशियल कंडीशन, ठीक। इनिशियल कंडीशन कितने डिस्टेंस पे रखे मैं नहीं बताऊंगा, बस रखे हुए। जो बोर्ड पे आपको डिस्टेंस दिखे वही मान लेना कि इतना ही कुछ रखा होगा, ठीक। अब कुछ देर बाद हमने क्या किया? हमने देखा कि दोनों चार्जेस को हमने पास में लाके रख दिया, Q1 और ये रहा Q2। ये है इनकी फाइनल डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन। अब एक्चुअली में होता क्या है बेटा, उसको फील कर लो हल्का सा। मान लो इनिशियली ये चार्ज रखे हैं, इनके पास कुछ इनिशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? अरे ये दोनों सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए। अब अगर एक चार्ज है तो सिंगल चार्ज और 2 चार्ज है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये बाहर जाना चाह रहे होंगे, राइट। मतलब इसके पास कुछ ना कुछ अभी एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी कि नहीं? अरे मान लो ये दोनों चार्जेस मान लो पॉजिटिव चार्जेस है, ये लो पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, ये तो पॉजिटिव का है, ये पॉजिटिव का। चलो मान लो
मैं इन दोनों चार्जेस को दूर जाना चाहते हैं, तो मैं इन दोनों चार्जेस को ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ हूं। सुनना मेरी बात को, दोनों चार्जेस को मैं ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ हूं, पकड़ के खड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों चार्जेस मेरे दोनों हाथों के ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं इन दोनों पे फोर्स लगा रहा हूं, और कितना लगा रहा हूं, इनके ही फोर्स के बराबर। इस पे लगा रहा हूं k q1 q2 अपन r स्क्वायर, और इधर भी k q1 q2 अपन r स्क्वायर, जिससे ये कहीं भी चार्जेस ना जाए। तो क्या मैं इस पे जो मेहनत कर रहा हूं, इनको कुछ ना कुछ पावर से रोक रहा हूं, क्या वो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया? तो मान लो इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी u आई है। फिर मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, अब मैंने इनिशियल से मुझे क्या करना था, इनको पास लाना था, थोड़ा सा पास लाना था, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने हल्का हल्का सा मूव कराना चालू किया हाथ को। इतनी फोर्स तो मैं ऑलरेडी लगा के ही बैठा था, कितनी, जितनी फोर्स इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फिर मैंने दोनों साइड से, या एक काम करो, दोनों साइड से नहीं, इसको मैं पकड़े बैठा हूं, और मैंने इन दोनों चार्जेस को ऐसे करके पास लाने की कोशिश करी। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है ना। तो मैंने कुछ ना कुछ काम किया, इनके ऊपर चलाया और इनको पास में लाके रख दिया। अभी भी मैंने हाथ नहीं हटाया। तो मैंने अब क्या किया, कुछ काम कर दिया, यहां से यहां तक आने में मैंने कुछ काम कर दिया, कुछ काम W कर दिया। उसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, अरे बढ़ जाएगी। तो U फाइनल, चलो बढ़ेगी कम होगी मुझे नहीं पता, पहले कुछ और एनर्जी थी, अब मैंने इस पे कुछ काम किया सिस्टम पे, तो इस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो गई, मुझे नहीं पता क्या है। और काम कैसे किया, मूव कैसे किया, कीपिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी जीरो। समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो रखी, मतलब वेलोसिटी जीरो रखी, मतलब स्टेडी स्टेट। क्या बोलूंगा इसको, स्टेडी स्टेट, इसको बोल सकते हैं आप स्टेडी स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट? बहुत स्लो प्रोसेस। इतनी स्लो प्रोसेस को आपको दिखेगा ही नहीं चल भी रहा है कि नहीं, है ना। चलो अब हम बात करेंगे इसको पता कैसे करेंगे। सर आपने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां तो हमें बता दी, लेकिन इसको पता करने का तरीका तो बता दो सर, क्योंकि हमें तो आंसर करने हैं क्वेश्चंस के, कैसे करेंगे। चलो अपन बता देते हैं। तो बेटा आप लोगों ने अगर वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड कैसे हैं। डिफाइंड ऐसे हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क किया गया है वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएंगे। WC का मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण किया गया वर्क डन। आपको अगर याद हो इस चैप्टर में मैंने आपको यह भी बताया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब बताएगा कोई बच्चा, ऐसी फोर्स जो केवल एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलता। अगर ये पॉजिटिव का चार्ज है तो इसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, हमेशा डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल नीचे बुलाती है, चाहे आप ऊपर जाओ तो भी आपको नीचे बुलाएगी वो फोर्स, चाहे आप नीचे जाओ तो भी आपको नीचे बुलाएगी वो फोर्स, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से मैंने क्या क्या बताया था आपको कि सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या होती थी, कि वो पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करती थी, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती थी। कंजर्वेटिव फोर्स कैसी होती थी बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट। कैसी, पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप एक पॉइंट इनिशियल है ए और एक पॉइंट फाइनल है बी, तो आप यहां पर ए से भी ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है ना। तो यहां पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो भी किससे मतलब रखेगी, इनिशियल और फाइनल। तो चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ में आया। चलो इसी चीज को बच्चों पता है मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के बराबर भी होगा, एक्सटर्नल एजेंट। दिस नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन है वो एक्सटर्नल एजेंट की वर्क की वजह से भी इक्वल होगा।
चलो इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा। सर आपने बोला था क्या कि साइक्लिक प्रोसेस में 0 होता है वर्क डन। बिल्कुल सही बोला मैंने गलत क्या बोला? अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर इस चार्जेस को मैं पास ला रहा हूं तो वर्क डन कौन करेगा? मैं करूंगा, है ना, मैं करूंगा। और अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ला रही है तो वर्क डन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमेशा बाहर की तरफ लगेगी, इस पे डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ होगा, नेगेटिव की फोर्स आएगी, नेगेटिव का वर्क डन होगा, राइट। और यही काम अगर मैं इस वाले फोर्स की वजह से बोलूं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो क्या होगा? तो क्या होगा? चलो इसको समझ लो। देखो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आना है, सुनना मेरी बात सुनना, बी से ए पॉइंट पर आना है, बी से एक पॉइंट पर आना है, तो एक काम तो ये कर सकते हो आप क्या कि ये बी वाले चार्ज को यहां से यहां लेके आ जाओ, राइट, या फिर ए वाले चार्ज को यहां से यहां लेके आ जाओ। बात एक ही है, बिल्कुल। अब आपको ये भी बताया था कि वर्क डन बाई बी से ए तक जो जाओगे वो बराबर होगा वर्क डन बाई बी से ए तक, लेकिन नेगेटिव का होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन बाई साइक्लिक प्रोसेस, यहां पूरी प्रोसेस में फोर्स कौन सी लग रही है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो साइक्लिक प्रोसेस में किया हुआ वर्क डन 0। तो आप यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ, अगर यहां से यहां ही जाते तो बराबर होता। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0, तो मतलब देखो ए से बी गए प्लस बी से ए आ गए, ए से बी गए प्लस बी से ए आ गए, ए से बी गए प्लस वर्क डन बाई बी से ए आ गए, दैट इज इक्वल्स टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0, मतलब वर्क डन फ्रॉम ए से बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। अच्छा बताना अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं, ए से बी तक जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, समझ में आया? तो अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट की बात करूं यहां पर, तो एक्सटर्नल एजेंट की डायरेक्शन बदल जाती है बेटा। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वो कहां लगेगा? इधर, एफ ई। तो आपको एक्सटर्नल एजेंट को कहां लगानी पड़ेगी? इधर। बोलो बदल गया कि नहीं फोर्स की डायरेक्शन, राइट? तो वही सेम चीज मैं आपको बता रहा था, ठीक। इसको एक और चीज से समझो, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे लिखते हैं इस चीज को, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम हमसे क्या बोलती है बेटा? ये थ्योरम जो भी बोलती है वो सब सही बात बोलती है। ये बोलती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कैसे भी फोर्स हो मुझे मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आया? अब ये चीज तो 11th की बात है, तो मैं इसके लिए क्या ही बोल सकता हूँ, बट समझो, चीजों को समझो, आपको सब समझ आएगा। तो मुझे एक चीज बताना, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये दो चार्जेस का सिस्टम है, तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? सर पता नहीं, कंजर्वेटिव भी हो सकती है और W नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। और कौन सी हो सकती है? सर वर्क हम एक्सटर्नल एजेंट की वजह से भी कर सकते हैं, और कोई काम नहीं कर सकते। ये सारा किस में से हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा सुनना, क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? पूरी प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? हाँ बोलो, हाँ ना नहीं बोलना, क्योंकि स्टडी स्टेट काइनेटिक एनर्जी को तो हमने बढ़ने ही नहीं दिया, तो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की? नहीं होगी। पहले भी रुका था, अब भी रुका है सिस्टम। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स है क्या? नहीं है, मना करके रखा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0। तो क्या यहां से वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू 0 होगा? बिल्कुल। तो क्या यहां से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं? बिल्कुल, यही चीज मैंने यहां लिख दी। तो हम लोग जब भी ये पता करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, तो व्यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से करके आंसर निकालेंगे, ठीक। चलो अब बात हुई ये कि दुनिया की किसी भी ताकत को किसी की इंटरनल या इनिशियल एनर्जी नहीं पता होती। समझ में आया? क्वेश्चन में अगर गिवन है कि इनिशियल एनर्जी ये है, पटक दो, फाइनल ये है, पटक दो, वो उसका वर्क डन आ जाएगा। लेकिन थिंग इज बेटा कि हमें अब दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
ध्यान देना। अब मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम मुझे चाहिए। तो अब ये तो जब ही आएगा जब मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो कर दूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो कर दूं। समझ आया? बहुत बढ़िया। कैसे करूंगा ये सुनना, कैसे करूंगा ये सुनना, मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे हमने पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि जब इनफाइनाइट पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, मतलब एक चार्ज इधर है और दूसरा चार्ज इनफाइनाइटली दूर है, तो आप क्या बोलते थे कि उस पर कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे मानो मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज ये है और इसकी ये इनफाइनाइट लेंथ है या इनफाइनाइट वाली सरफेस है कि इससे आगे इसकी फील्ड ही नहीं है, ये फील्ड खत्म, फील्ड ही नहीं है। तो अगर कोई चार्ज इधर रखा हुआ है मान लो Q2, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, ये डिस्टेंस r चलाने में कोई काम करना पड़ेगा मुझे? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, मतलब कुछ फोर्स ही नहीं लगेगा। समझे? तो अब भी हम इनिशियल कंडीशन इनफाइनाइट मान लेंगे। समझ आ गया होगा सबको? अब भी इनिशियल कंडीशन इनफाइनाइट मान लो। अब थोड़ा दिमाग लगा के इनफाइनाइट मानना बेटा, क्योंकि थोड़ा लुट जाओगे। सुनो, मान लो प्लस क्यू चार्ज ये रहा मेरा प्लस क्यू चार्ज, और इस बार थोड़ा सरफेस में अजीब सा बनाऊंगा, तो डरना मत। अगर डरे तो पिट जाओगे, डरना मत, ठीक है। मान लो मेरी सरफेस कुछ ऐसी बन रही है, ये है कुछ बड़ी सी बना दी मैंने ऐसे, ठीक है, ठीक है, समझ गए? ये मैंने केवल एक एरिया का बनाया है। अरे डर गए क्या? ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये क्यों बनाया है? मान लो इस चार्ज की यहां तक फील्ड है, ये इसका इनफाइनाइट पॉइंट है, ये मान लो, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब इसके आगे इस चार्ज की कोई फील्ड नहीं है। ये चार्ज क्या माना मैंने? ये क्या चार्ज माना है बच्चों? प्लस के दो चार्जेस मान लियो, ये Q1 चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सुनना, सिस्टम की ध्यान है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो मेरी बात, मैंने क्या किया, प्लस Q2 चार्ज लिया, यहां था प्लस प्लस का Q2 चार्ज यहां कहीं कोने में बैठा था, तो मैंने क्या किया, मेरे को तो इनिशियल पहले सेटअप लगाना है, इनिशियल सेटअप। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर इनिशियल सेटअप मैं इस Q2 को यहां से चला के पहले इसकी इनफाइनाइट तक लाता हूं। ये लाया प्लस Q2, ठीक है, मेरी बात समझ आई? मैं इसको कहीं दूर दुनिया से उठा के यहां तक लाया। अब बताना, ये एक सिस्टम है। अब ये एक सिस्टम है, कैसे सिस्टम बन गया? देखो Q1 और Q2 दोनों आ गए, किसी डिस्टेंस पे होंगे, पता नहीं कितनी डिस्टेंस पे, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पे? अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। समझ आया? बहुत बढ़िया। क्या अभी मेरे को कोई भी काम करना पड़ा होगा? क्या मुझे यहां से यहां तक आने के लिए कोई भी कैसा भी काम करना पड़ा होगा? इस पे कोई भी कैसा भी काम करना पड़ा होगा? नहीं करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप इसकी फील्ड से बाहर हो, आपको कोई इसके अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा। आपको यहां तक आने के लिए कोई भी अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब ये मत समझना कि इसकी खुद की फील्ड नहीं होगी इसकी फील्ड। तो मान लो चलो इसकी फील्ड होगी, तो मतलब कुछ इस टाइप से मान लो, घबराओ मत, लेकिन इस टाइप से मान लो कि कुछ ऐसा चार्ज होगा, मतलब Q2 मान लो भाई, दिमाग वाले बच्चे, मान लो ऐसी इसकी फील्ड होगी कुछ, ठीक है, मान लो ऐसी फील्ड होगी। ये चार्ज को उठा के यहां रख दो, प्लस Q2, ठीक है। चलो, तो मतलब मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक उठा के लाया, ये इनकी इनफाइनाइट की डिस्टेंस हो गई। समझ में आया? तो यहां से यहां तक लाने में मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अभी तो इस चार्ज को इसके अगेंस्ट कोई काम ही नहीं करना पड़ा। क्या मुझे इस चार्ज को भी कुछ पकड़ के रखना पड़ेगा क्या? नहीं पकड़ के रखना पड़ेगा। क्यों? ये Q1 चार्ज को मैंने क्या किया बेटा, उठा के लाया कहीं से और रख दिया। पहले कोई चार्ज नहीं था, कोई भी स्पेस में कोई चार्ज था ही नहीं, मैं आके उठा के इसको रख दिया यहाँ पे। क्या ये चार्ज कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बोलेगा, मेरे पास तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो कोई काम करूंगा मैं? नहीं करूंगा।
अरे मेरे से कोई रूम में लड़ने को ही नहीं है तो मैं कोई काम करूंगा नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस Q1 चार्ज को किसी भी दुनिया से लाया, उठा के यहां रख दिया। अभी कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, एट इंस्टेंट कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, एट इंस्टेंट कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसको हटा दो लो, ठीक है। चलो भाई इतनी बात समझ आई, बहुत बढ़िया। और Q1 को रख दिया लाके। अब मैं Q2 चार्ज लाया, लेकिन मैंने Q2 को इतना दूर रखा कि दोनों की फील्ड एक दूसरे के पास भी नहीं थी। फिर मैं इस Q2 को लाके यहां कहीं रखा, फिर क्या देखा मैंने कि इन दोनों की फील्ड अब मैच करने वाली हैं। इसकी भी इनफाइनाइट यहां है, इसकी भी यहां है। अब मुझे एक चीज बताना सच सच, क्या मेरे को वहां से यहां तक चार्ज को लाने में कोई काम करना पड़ा होगा? नहीं करना पड़ा होगा। क्यों नहीं करना पड़ा होगा? अरे भाई साहब, कोई फोर्स टकरा रही है? नहीं टकरा रही। इसकी फील्ड भी अभी अंदर ही है, इसकी फील्ड भी अंदर है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल कंडीशन की मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा इनिशियल कंडीशन के लिए? U इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। कहने को तो ये Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस अभी कितना है पता नहीं, लेकिन इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इतना कि उनको आने में चार्ज में कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी तो इनिशियल एनर्जी को सेव होगी? नहीं होगी। जब कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो एनर्जी कहां से आएगी? 0। यहां से हम चार्ज को लेके आए, इनफाइनाइट से लेकर आए, कुछ यहां तक लेके आए कि इनकी फील्ड्स अलग अलग थी। क्यों? क्योंकि हम जब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, तो हमें इनिशियल कंडीशन 0 चाहिए। और कब आएगी 0? जब इनफाइनाइट से चार्ज लाएंगे। लेके आ गए, समझ में आया? अब फाइनल की बात कर लेते हैं। अब सुनो, अब तो जब इस चार्ज को आप अंदर लाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? चलो अब इस चार्ज को अंदर लाते हैं, थोड़ी देर के लिए इस चीज को हटा देते हैं, समझे? चलो ये रहा मेरा चार्ज Q2। सुनो मेरी बाप रे बाप, सुनो मेरी बात, ये रहा चार्ज Q2, ठीक। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब इस चार्ज के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। काम कैसे काम करना पड़ेगा? मैं चाह रहा हूं इस चार्ज को उठा के मैं यहां रख दूं, राइट। इस चार्ज को उठा के मैं लाया और मैंने यहां रख दिया Q2, राइट। Q2 इनिशियल कंडीशन सबको पता है, Q2। चलो ये इनिशियल कंडीशन थी, ये इनिशियल था और ये फाइनल हो गया। चलो क्या अब मैंने कोई काम किया होगा? बिल्कुल। अब आपको इस चार्ज को भी पकड़ के रखना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसको धक्का दे रहा होगा, तो आपने इसको कहीं जाने नहीं दिया, इसको यहां पकड़ के रखा है। और ये चार्ज अब इसको भी धक्का दे रहा होगा, है ना? तो जैसे ही आपने इसको पास में किया तो आपको क्या लगा? दोनों चार्ज दूर जा रहे हैं, तो आपने दोनों चार्ज पे हाथ लगा लिया और आपने इस चार्ज को धीरे धीरे करते हुए इस चार्ज को पास आते गए। समझ में आया? तो आप किसी डिस्टेंस R पर आ गए। अब ये आपकी फाइनल कंडीशन है। अब आपसे एनर्जी पूछी गई है कि बताओ अब फाइनल एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अरे U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल फोर्स कहां से? अरे मान लो ना, इतना तो दिमाग लगा ही लो। कैसे? सर ये पॉइंट कौन सा था? इनफाइनाइट। और आप कहां पर आ गए? R डिस्टेंस पर आ गए यहां से। समझ में आया? तो क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट टू। चलो ये पॉइंट को इनफाइनाइट बोला है, इस पॉइंट को अपन A बोल देते हैं, इसको। लो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो तो कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से A तक के लिए। बहुत बढ़िया। चलो तो इनिशियल तो अपन ने 0 पता कर ही ली। U फाइनल मतलब A की पूछ रहा है, माइनस U इनफाइनाइट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कहां से? इनफाइनाइट से A तक। ये चीज तो अब मेरे को 0 पता लगी गई, इसी वजह से तो मैं लाया हूं, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो 0 है। तो UA डायरेक्ट आ जाएगा जब अगर अपन वर्क डन निकाल देंगे एक्सटर्नल फोर्स ने इनफाइनाइट से A तक आने में किया। अब सुनो, अब आएगी असली ट्रिक। मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था तो आपको याद है, अगर आपको याद है तो बताओ कि कोई एक चार्ज प्लस क्यू होता था, उसके अराउंड कुछ फील्ड होती थी, तो किसी भी चार्ज Q0 को मैं लेके आता था इसके पास, तो कैसे निकालते थे? पोटेंशियल कैसे निकालते थे? सर पोटेंशियल फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, राइट। A से B तक पहुंचाना है मान लो, तो कैसे बोलते थे? फाइनल मतलब कहां पहुंच जाओगे आप? B पे पहुंच जाओगे। तो V
माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी होल अपॉन क्यू नॉट की बात करते थे। अब हमारे केस में क्या हो गया, हम कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनिशियल कहाँ है मेरा, इनफाइनाइट, आ रहे हैं ए पे, तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए होल अपॉन क्यू की जगह Q2 कर दो। क्या बात वही आएगी, क्या बात आएगी, कहने को तो अपन Q2 चार्ज को यहाँ लाए। चलो, तो यहाँ से वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना निकल के आ जाएगा, इनफाइनाइट से ए तक के लिए, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इंटू Q2। चलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सॉल्व ही हो गया। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए इज इक्वल्स टू वी ए। अब ए का पोटेंशियल क्या होगा मुझे बताएं जल्दी से, इतनी दूरी पर ए का पोटेंशियल, अरे किसी डिस्टेंस r पर पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से क्या होगा, K Q1 अपॉन R। अरे यही होगा कि नहीं होगा, ये तो पढ़ रखा है ना सबने, K Q1 ओवर R, बहुत बढ़िया, माइनस वी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का जीरो सर आपने ही पढ़ाया था, इनटू Q2। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। एंड शायद यही चीज आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो U ऑफ A इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। बोलो क्या ये चीज क्लियर हो गई? किसी को कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो बताओ। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, दो चार्जेस का सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R। एंड ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बताओ क्लियर हो गया सबको? कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो बता दो। कैसे बताओगे, कमेंट करके बताओगे यार, लेकिन वैसे दिक्कत तो नहीं आएगी, सब क्लियर कर दिया, राइट। चलो, इतनी चीज समझ आई। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो मान लो अगर मेरे को दो चार्जेस दिए हैं, ठीक है, दो चार्जेस दिए हैं, क्वेश्चन है ये, तो दो चार्जेस दिए, मान लो एक चार्ज प्लस क्यू दिया है और एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ दिया है किसी डिस्टेंस r पर। अब बार बार आप इतना लंबा चौड़ा तो मेथड करोगे नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस r मान लो, राइट। तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो क्या बोलोगे सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का, इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R। Q स्क्वायर क्यों, K Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q इक्वल्स टू R। बोलो ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। चलो, अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बी, समझ गए आप, इन दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ रही है वो UAB आ रही है। समझ आया, बहुत बढ़िया। बार बार ऐसे तो करोगे नहीं, सिंपल निकालना कैसे, डायरेक्ट लिख देना। लेकिन तरीके से अगर देखा जाए तो किया होगा क्या, हुआ क्या होगा देखना, मैं बताता हूँ। चलो इसकी दूसरी दुनिया देखते हैं कैसे किया होगा। सुनो, दूसरी दुनिया देखो, फील लो। अभी बोर्ड पे कुछ दिख रहा है, इस साइड वाले बोर्ड पे ये लाइन बनी है, कुछ नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं से क्यू चार्ज लेके आया हूँ, यहाँ रख दिया होगा। तो अभी आपको कोई काम करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा होगा, बिल्कुल काम नहीं करना पड़ा होगा, बिल्कुल। तो अभी इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, 0 है अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या किया आपने, ये इनिशियल है 0। अब आपने क्या किया, अब आप एक चार्ज लेकर आए Q, और कहाँ से कहाँ, यहाँ पे लेके आ गए, ये रहा, और किसी डिस्टेंस R पर। क्या अब आपने काम किया होगा, यस। काम कितना किया था आपने, वर्क डन, वर्क डन कितना किया था, याद करो, K Q स्क्वायर अपॉन R। तो हमें पता था फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बहुत बढ़िया। तो UF कितना आ जाएगा, -0 इज इक्वल्स टू वर्क डन K Q स्क्वायर अपॉन R। समझ आया, बहुत बढ़िया। तो आपको हमेशा पेयर्स देखना है, पेयर्स देखना है। चलो एक क्वेश्चन और कर दो। जैसे एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की लेंथ आपको दी हुई है L, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड की लेंथ L है, और यहाँ चार्ज रखा है +Q, यहाँ रखा है +Q, एंड यहाँ रखा है +Q, ठीक है। तो और यहाँ पर पॉइंट्स दिए, ये A है, ये B है और ये C है। तो आपको बोला है बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे, आप कुछ नहीं, पेयर्स फाइंड करना बेटा, पेयर्स।
पेयर्स कैसे फाइंड कर लोगे सर? पेयर फाइंड करोगे कैसे? पेयर फाइंड आप ऐसे करोगे कि आप देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं दो चार्जेस के। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस का पता है, वो भी दो चार्जेस का। ठीक है, आप दो दो चार्जेस के पेयर बनाओ। देखो क्या ए बी पेयर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी यू ए बी की आनी है, प्लस क्या ए सी पेयर बनेगा? बिल्कुल यू ए सी, प्लस क्या बी सी भी तो एक पेयर बनेगा, यू बी सी। क्या इसके अलावा कुछ और होना है? नहीं होना है। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये दो तीनों की वजह से, पेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी? बिल्कुल। क्यों? देखो अगर ए बी पेयर देखूं तो दोनों चार्जेस सेम, बी सी देखूं तो दोनों चार्जेस सेम, और ए सी देखूं तो दोनों चार्जेस सेम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, इसके बीच का डिस्टेंस एल, इसके बीच का डिस्टेंस एल, तो कितना हो जाएगा? देखो ए बी का के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। समझ आ गया? समझ आई? चीज क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये चीज सब बच्चों को, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, चलो। अच्छा सुनो, क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई तो इसको बताओ। ये लो भाई, यहां चार चार्जेस रख दो कोने पे। चार्जेस देखना कैसे रख रहा हूं, यहां का प्लस क्यू, यहां का भी प्लस क्यू, यहां का माइनस क्यू, यहां का प्लस क्यू। ठीक है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है जिसका लेंथ कितना है बेटा? लेंथ है एल। ठीक, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये डी। पहले तो पेयर्स फाइंड करो, दो दो के कितने बन रहे हैं। सर आप बोलोगे दो दो के पेयर देखो कितने बन रहे हैं। यू जो आ रहा है टोटल, यू ए बी पेयर बन रहा है, प्लस यू बी सी बन रहा है, प्लस यू सी डी बन रहा है, प्लस यू डी ए बी बन रहा है। और सुनो, क्या ये भी तो पेयर बन रहे हैं ऐसे? अरे क्या ये पेयर नहीं बनेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस ये √2l, ये एल होता है, तो क्या ये पेयर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितना बनेगा? किस किस का? ए और डी का बनेगा, तो यू बी डी, बी और डी का बन रहा है, और ए और सी का बनेगा, प्लस यू ए सी। ठीक है, सबकी वजह से बताओ, ए बी की वजह से बताओ। अच्छा ये साइड वाले जो बन रहे हैं ऐसे वाले, इनके सेम होंगे, है ना? बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। और बी डी की वजह से बताओ। सर चार्जेस तो क्यू क्यू है, तो मतलब क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस √2l है, तो √2l कर दो। और दूसरा एसी की वजह से भी सेम होगा, √2l। बोलो समझ आया? बहुत बढ़िया। तो टोटल कैसे निकल जाएगा? यू टी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अपॉन √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल 4 प्लस √2। ये आ गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ये निकालना आ गया? सबको समझ आ गया है ना? सबको समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, देन उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन देके जाऊंगा, एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आप बताना। बेटा मेरे को एक चीज बोलो, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है ये देखना। वो बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस की बीच की डिस्टेंस उसने जो आपको दे रखी है वो दे रखी है एक्स। ठीक है, चलो ये एक्स चार्ज उसने दे रखा है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है, ये गिवन है। अब उसने क्या किया? उसने बोला मैं एक 2q चार्ज लेके आ रहा हूं। सर क्या लेके आ रहा हूं? 2q चार्ज लेके आ रहा हूं, और मैं कहां रख रहा हूं उस 2q चार्ज को? उस 2q चार्ज को रख रहा हूं मैं इस वाले चार्ज, ये ए ये बी। वो क्या बोल रहा है? ये मेरी इनिशियल कंडीशन है सर, है ना? ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। वो कह रहा है कि इफ प्लस 2q चार्ज is, if plus 2q charge is placed at point C which is x distance away from the
बी पॉइंट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझ गए होगे किस डायरेक्शन में, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, क्या वर्क डन, टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस कंडीशन, है ना। फाइंड द वर्क डन, है ना, कहां से कहां तक, चार्ज को इनफाइनाइट से सी तक लाने के लिए काम बताओ कितना करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो मेन बात क्या हो गई, पहले का सिस्टम ये था, फिर आप कहीं से एक चार्ज लेकर आओगे और उस +2q चार्ज को यहां लाके रख दोगे, यहां से कितनी दूरी पर रख दोगे बेटा, x दूरी पर रख दोगे। चलो, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देन आज की क्लास को ओवर कर देंगे, राइट, आज की क्लास को ओवर कर देंगे। चलो, इसके लिए जगह नहीं है, उसको होमवर्क क्वेश्चन है, यहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इनफाइनाइट को 0 मान लो, फिर फाइनल जब लेके आ रहे हो तो दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल लो। लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है, वो देखना। आप क्या करना, क्वेश्चन में इनिशियल एनर्जी कितनी दी है, जो क्वेश्चन है उसमें उसको बोलना उसकी इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है। आप बोलोगे 2 चार्जेस का सिस्टम है, कितना होगा सर, kq²/x²। बहुत बढ़िया। अब आपने क्या किया, सर मैंने 2q चार्ज लेके आया, ये रखा, और ये पॉइंट कौन सा है मेरा, सर सी पॉइंट पे लाके रखा, एंड दैट इज x डिस्टेंस अवे फ्रॉम b चार्ज, राइट। अब मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो u फाइनल जो हो जाएगी वो किस किस की वजह से होगी बेटा बताओ। एक तो इन दोनों का पेयर बनेगा, b और c का, मतलब ubc प्लस uac। क्या ये 2 पेयर बन रहे हैं, क्या ये 2 पेयर बन रहे हैं, और एक पेयर तो और भूल गए आप, और भूल गए AB वाला पेयर। यही तो क्वेश्चन है, हमको क्या पता करना है, इनिशियल जो सिस्टम है जब ये चार्ज नहीं था तो कितनी एनर्जी है, 2 चार्ज दिख रहे हैं, दोनों की वजह से एक पेयर। लेकिन जब मैंने फाइनल की बात करी तो इस चार्ज को यहां रखा, जैसे ही इस चार्ज को यहां रखा, अब सिस्टम में कितने चार्ज दिख रहे हैं, 3। तो क्या 3 पेयर नहीं बनेंगे, एक पेयर बनेगा AB का, दूसरा BC का, और तीसरा AC का। समझ आया, यही तो क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे। अब UF निकाल दो, देखो BC कितना आएगा, BC 2kq²/x, स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, इसको x लिखो ना, x, ठीक है, प्लस AC कितना आएगा, देखो AC q और 2q और डिस्टेंस 2x, तो कितना आएगा 2kq²/डिस्टेंस 2x, प्लस AB कितना आएगा बेटा, kq²/x, तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये कटा, kq²/kq²x 2 टाइम्स 4kq²/x। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल जो करेगा फाइनल 4kq² माइनस kq², दैट इज 3kq²/x। समझ आया, समझ आ गया, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखना, एंड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए सारे बच्चों से। जो भी इस वीडियो को पूरा का पूरा देखे हैं उन बच्चों से मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अपने आप पढ़ें, अपने आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्लास में आके मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज करके देख लें क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है ना। फिर हम अपनी क्लास को नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बोलो ठीक है, समझ आ गया। आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो अगली क्लास में शायद डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं लेके आऊँगा, देन हम शायद कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक बेटा, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड क्वेश्चंस को करते रहो।